नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जिसका शीर्षक है झूठन। इस आत्मकथा को जारी रखते हुए आज हम इसका भाग 11 पूर्ण करेंगे। चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक पिछड़ा जिला था, जिसकी सीमाएं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को छूती थीं। 8वें दशक में इस जिले में औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ था। कोयले का प्रचुर भंडार इस जिले को कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। इन तमाम स्थितियों में अपराध दरें भी बढ़ी हैं। इसी दौरान इस जिले में डकैती और राहजनी की कई वारदातें हो गई थीं। पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। शरद पवार पर राजनीतिक दबाव था। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए आरक्षित पुलिस को भी लगा दिया था। चंदा देहरादून गई हुई थी। मैं अकेला था घर में। रात 10 बजे बाहर पुलिस जीप रुकने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांककर देखा। कुरैशी जीप से उतरकर सीढ़ियों की ओर आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। कुरैशी ने अंदर आते हुए कहा, चलो, आज तुम्हें रात्रि भ्रमण पर ले चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? चलो तो सही, कुरैशी ने उतावलेपन से कहा। जीप में कुरैशी के साथ प्रादेशिक पुलिस के एक इंस्पेक्टर वर्मा सहित 4-5 सिपाही थे। रास्ते में कुरैशी ने इंस्पेक्टर वर्मा से परिचय कराया। डाकू उन्मूलन फोर्स के स्पेशल इंचार्ज थे। आज की रात पेट्रोलियम ड्यूटी पर निकले थे। एक बारगी तो मैं चिंतित हो उठा था। पता नहीं आज कुरैशी किस मुसीबत में फंसाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा के व्यवहार और बातचीत ने मुझ में साहस जगा दिया था और मैं एक अनुभव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया था। कॉलोनी चेकपोस्ट से जीप भद्रावती पेट्रोल पंप की ओर मुड़ गई थी। जीप में तेल भरवाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आते ही जीप की गति तेज हो गई थी। अभी 4-5 किलोमीटर भी नहीं गए थे कि बरोरा की ओर से पुलिस अधीक्षक की गाड़ी का सायरन सुनाई पड़ा। जीप में बैठे सभी लोग सतर्क हो गए थे। अधीक्षक की गाड़ी जीप के बराबर में आकर रुक गई थी। वे सभी जीप से उतरकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए थे। मुझे सिविल कपड़ों में देखकर अधीक्षक ने कुरैशी से पूछा, जीप में कौन है? कुरैशी ने तत्परता से उत्तर दिया, सर, पूछताछ के लिए बरोरा ले जा रहे हैं। पता नहीं कुरैशी की बात का अधीक्षक पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरी हृदय गति बढ़ गई थी। अधीक्षक के जाते ही वे सब फटाफट जीप में चढ़ गए थे। सभी ने राहत की सांस ली थी। मैं अभी तक घबराया हुआ था। मैंने कुरैशी से पूछा, मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो? कुरैशी ने ठहाका लगाया था। इंस्पेक्टर वर्मा ने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर मुझे आश्वस्त किया था। आज की रात आप हमारे साथी हैं, चिंता बिल्कुल ना करें। अचानक एक जगह जीप रुक गई थी। वे सभी जीप से उतरकर इधर उधर खड़े हो गए। कुरैशी और वर्मा अलग जाकर खड़े हो गए थे। मैं जीप में ही बैठा था। जाने आने जाने आने जाने वाले ट्रकों कारों को रोककर जांच पड़ताल होने लगी थी। एक ट्रक आंध्र प्रदेश से लाल मिर्ची लेकर आ रहा था। ड्राइवर और ट्रक क्लीनर को पुलिस ने नीचे उतार लिया था। पुलिस उन्हें ट्रक खाली करके चेक कराने की जिद कर रही थी। ट्रक ड्राइवर जानता था इस सुनसान जगह पर ट्रक खाली करने का अर्थ क्या है।
काफ़ी देर की खींचतान के बाद ड्राइवर ने एक सिपाही की मुट्ठी में कुछ रुपये ठूँस दिए और ट्रक खाली कराने का नाटक अचानक खत्म हो गया था। 8-10 ट्रकों के साथ यही नाटक दोहराया गया था। मैं जीप में बैठकर यह तमाशा देख रहा था। पुलिस के इस चरित्र पर कुरैशी से कई बार लंबी बहस हो चुकी थी। उसके अपने अनुभव थे। यदि वह ऐसे ना करे तो ऊपर वाले की नज़र में अकर्मण्य था। उसकी गोपनीय रिपोर्ट खराब हो चुकी थी। इसी आधार पर यानी उसे भी इसी मशीनरी का हिस्सा बनना पड़ा था। कुरैशी के तर्कों की सच्चाई नाप लेने का कोई यंत्र मेरे पास नहीं था। मैंने एक बार कहा भी था, कुरैशी अपने गुनाहों को छिपा लेने का ये अच्छा तरीका है। अपने से ऊपर वालों के सिरदोष मढ़ दो। ऐसे ही ऊपर वाले नीचे वालों को दोषी बताकर बच जाते होंगे। रात 12:30 बजे हम बणी पहुंच गए थे। बणी में उन दिनों मेला चल रहा था। मेले में जैसे ही जीप रुकी, एक एक करके सभी सिपाही इधर उधर हो गए थे। कुरैशी और वर्मा एक चाय की दुकान के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे। दुकानदार ने उनकी खूब खातिरदारी की थी। काफ़ी देर तक भी सिपाही नहीं लौटे तो इंस्पेक्टर वर्मा ने कुरैशी से पूछा, ये सब कहाँ गए? कुरैशी ने कटुता भरे स्वर में कहा, जाएंगे कहाँ? अपनी माँ बहनों के संग मुंह काला करने गए हैं। उस मेले में काफ़ी संख्या में ऐसी स्त्रियां आती थी जो धंधा करती थी। पुलिस जानते हुए भी उन्हें नहीं हटाती थी। हो सकता है वहाँ से वसूली ही की जा रही हो। मेरा मन कड़वा हो गया था यह सोचकर ही। ऐसे क्षणों में मुझे लगता था जैसे कुरैशी के सिर पर सींग निकल आए हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति के चरित्र में दो चरित्र एक साथ थे। कभी कभी मुझे लगता था यदि कुरैशी पुलिस में ना होता तो शायद एक अच्छा संवेदनशील कवि जरूर होता। 2 बजे के आसपास यह डाकू उन्मूलन फोर्स मेले से निकलकर कच्चे रास्तों पर चल पड़ी थी। 1-2 गांव में सामान्य पूछताछ करके फिर से पक्की सड़क पर आ गए थे। बरोरा थाने में पहुंचकर रात भर की रिपोर्ट दर्ज कराने कुरैशी और वर्मा अंदर चले गए थे। मैं जीप की सीट पर लेटकर झपकियां लेने लगा था। कुरैशी ने मुझे जगाकर पूछा था, चाय लोगे? एक सिपाही चाय का कप हाथ में लिए खड़ा था। चाय का घूंट भरने से कुछ देर के लिए नींद भाग गई थी। सुबह 5 बजे कुरैशी मुझे क्वार्टर में छोड़कर पुलिस लाइन लौट गया था। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। लेटते ही सो गया था। काफ़ी दिन चढ़े आँख खुली। रविवार था इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं थी। अपने लिए एक कप चाय बनाकर अखबार के पन्ने पलटने लगा तो एक शीर्षक पर ध्यान गया। किसी गांव में डकैती की एक और वारदात हो गई थी। मेरी आंखों के सामने समूची रात के क्रियाकलाप घूम गए। डाकू उन्मूलन पर निकली फोर्स के कारनामे मेरी स्मृति में दर्ज हो गए थे। दोपहर 2-2:30 बजे कुरैशी फिर पहुंच गया था अपने उसी दलबल के साथ। अधीक्षक ने अपने कार्यालय में बुलाया था। कार्यालय शहर में कॉलोनी से 30 किलोमीटर दूर था। कुरैशी मुझे साथ लेने आया था। मैंने इनकार किया लेकिन वह माना नहीं। मुझे चलना पड़ा। घोड़पैठ से आगे एक 15-16 वर्ष का लड़का कंधे पर थैला लटकाए पैदल आ रहा था। कुरैशी ने जीप रुकवाई और उस लड़के को आवाज़ दी। पुलिस की गाड़ी देखकर वह डर गया था। कुरैशी ने उसे डांटते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? लड़के ने सहमते हुए जवाब दिया, अपने गांव। कौन सा गांव? कुरैशी ने पूछा। वाणी के पास, लड़के ने अटकते हुए कहा। वाणी के पास? इतनी दूर पैदल? कुरैशी के भीतर का पुलिस चरित्र उभरने लगा था। हो,
साहिब पैसे नहीं हैं, बस किराए के लिए। लड़के ने रुआसा होकर कहा। कहाँ से आ रहे हो? कुरैशी ने अगला सवाल दागा। लड़का घबरा गया था। चंद्रपुर के किसी होटल का नाम बता रहा था जहाँ वह काम करता था। होटल मालिक ने छुट्टी नहीं दी, ना 4 महीने का बकाया वेतन। लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह चंद्रपुर से बणी तक बस में जा सके। माँ की बीमारी की खबर सुनकर वह अपने गांव जा रहा था। पूछताछ के दौरान कुरैशी ने उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। झूठ बोलता है, सच सच बता, माजरा क्या है? साहिब, मैं खरम सांग तो थप्पड़ देवा ची। साहब, मैं सच कहता हूँ, भगवान की शपथ। थप्पड़ लगते ही लड़का मराठी बोलने लगा था। मैं फटी फटी आंखों से कुरैशी को देख रहा था। मुझे अजीब लगा था कुरैशी का व्यवहार। मैंने कुरैशी को रोकते हुए कहा, कुरैशी, तुम्हारी नज़र में यह झूठा मक्कार, चोर या डाकू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जेब में पैसे नहीं है, यह सच है। फिर भी तुम इसे पीट रहे हो। होटल मालिक जिसने इसे वेतन नहीं दिया, उसकी और निगाह ऊंची करके भी तुम नहीं देख सकते। इसकी मदद करने या इसका वेतन दिलवा पाने का भी कोई कानून तुम्हारी पुलिस के पास है? यह सिर्फ इसे पीटते ही रहना कानून की दंड संहिता है। मेरे इस हस्तक्षेप ने सभी को क्षण भर को स्तंभित कर दिया था। लड़के में भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उसने कुरैशी के पांव पकड़ लिए थे। साहब, मी खरम बोल तो, मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो होटल में जाकर पता कर लो। कुरैशी ने उसे जीप में बैठा लिया था। चंद्रपुर रेलवे पुल के पास ही एक होटल था। नाम उसने बताया था। जीप होटल के ठीक सामने जाकर रुकी थी। होटल में चाय नाश्ते वालों की भीड़ थी। काउंटर पर बैठा होटल मालिक नौकर के साथ पुलिस को देखकर सकपका गया था। कुरैशी ने उसके मनोभाव ताड़ लिए थे। मैं कुरैशी के पीछे खड़ा था। कुरैशी ने रौब से पूछा, यह तुम्हारे होटल में काम करता है? जी साहिब। क्या किया है इसने? मालिक ने मासूम बनने की कोशिश की। इसे पगार क्यों नहीं दिया? कुरैशी ने सवाल दागा। मैं अभी देता हूँ साहिब, आज यह काम पर नहीं आया था। होटल मालिक ड्राइवर ड्रॉर खोलने लगा था। कितने महीने से तनख्वाह नहीं दी इसे? कुरैशी ने पूछा। साहिब, आजकल धंधा मंदा चल रहा है, मालिक ने विमियाते हुए कहा। नौकर को हिम्मत आ गई थी। उसने कुरैशी से कहा, साहिब, 4 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया। होटल मालिक ने 4 महीने की पगार नौकर के हाथ पर रख दी थी। लड़के के चेहरे पर खुशी की रेखाएं खिंच गई थीं। कुरैशी ने मेरी ओर मुस्कुराकर देखा। मैंने कहा, कुरैशी, तुम्हारे खाते में एक तो अच्छा काम जुड़ा। लड़के ने एक बार फिर कुरैशी के पांव पकड़कर आभार व्यक्त किया था। बल्लारपुर पेपर मिल्स। बल्लारपुर प्रतिवर्ष नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन करता था। मराठी और हिंदी नाटकों की यह प्रतियोगिता रंगकर्मियों के लिए ही नहीं, बल्लारपुर और आसपास के दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। मेघदूत नाट्य संस्था में इस प्रतियोगिता में आधे अधूरे हिमालय की छाया, सिंहासन खाली है, पैसा बोलता है नाटकों का मंचन करके अपनी एक विशिष्ट जगह बना ली थी। कई पुरस्कार भी जीते थे। इस प्रतियोगिता में मुझे कई बार सर्वोत्तम अभिनेता और सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार मिला था। आधे अधूरे में सावित्री को और हिमालय की छाया के केंद्रीय भूमिका के लिए चंदा को
श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। हाँ, हीरा लाल वर्मा, किशन शर्मा जैसे मित्र और मार्गदर्शक इसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपर्क में आए थे। हीरा लाल वर्मा एक अच्छे नाट्य लेखक थे। उनके मर्सी किलिंग नाटक को पसंद किया गया था। किशन शर्मा आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र में वरिष्ठ उद्घोषक और मंचों के लोकप्रिय कलाकार थे। मुझे आकाशवाणी में उन्होंने ही परिचित कराया था। बड़े भाई की तरह उनका स्नेह मुझे मिलता था। चंदा उनका बहुत आदर करती थी। मुझे बनाने में किशन शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही संवेदनशील इंसान थे, जो मानवीय अनुभूतियों को परख लेने की क्षमता रखते थे। डॉक्टर हनुमंत नायडू से चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉलोनी में एक कवि सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। पहले ही मुलाकात में वे अपने से लगे थे। नागपुर महाविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे। अच्छे गजलकार होने के साथ नव भारत में वांग्य शैली में एक स्तंभ भी लिखते थे। पारिवारिक स्तर पर भी वे बेहद आत्मीय थे। जब भी नागपुर जाना होता था, उनके निवास, पहले मोहन नगर, बाद में सदर चले गए थे, पर मैं ज़रूर जाता था। वे मेरे लिए एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने मेरी कमज़ोरियों के प्रति मुझे सचेत किया, मेरी भाषा को परिमार्जित किया। उनके सानिध्य में ही विजय व्यास और रंजन त्रिवेदी कथाकार से परिचय हुआ था। जी, विजय व्यास भी उन दिनों नव भारत में एक साहित्यिक स्तंभ चला रहे थे। नए उभरते कला रचनाकारों के लिए यह स्तंभ महत्वपूर्ण था। इसी स्तंभ में विजय व्यास ने मेरी कविताओं को समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ छापा था। प्रसिद्ध गीतकार वीरेंद्र मिश्र जी से भी मेरी भेंट डॉक्टर हनुमंत नायडू जी के निवास पर हुई थी। नागपुर के जाने माने रचनाधर्मी डॉक्टर नायडू के घर पर जमा होते थे। डॉक्टर नायडू मेरी दलित विषयक रचनाओं पर वैसे तो कुछ खुलकर नहीं कहते थे, लेकिन अस्पृश्यता का विचार उन्हें बहुत पीछे का लगता था। कई बार लगता था जैसे कहीं हमारे बीच वैचारिक असहमति है, लेकिन डॉक्टर नायडू का स्नेह इस असहमति को कहीं पीछे धकेल देता था। भदंत आनंद कौशल्यायन जी के संग बिताए क्षण मेरे लिए ही अमूल्य जीवन की अमूल्य धरोहर है। भदंत आनंद कौशल्यायन जी डॉक्टर अंबेडकर और राहुल शंकराचार्य जी के साथ लंबे समय तक रहे हैं। राहुल जी की रचनाओं से मेरे परिचय काफ़ी पहले से था। मानव समाज ने जहाँ मानव विकास की प्रक्रिया से मुझे अवगत किया था, वहीं वैज्ञानिक भौतिकतावाद ने मेरे मन से ईश्वर का अस्तित्व मिटा दिया था। वोल्गा से गंगा ने एक नई चेतना का संचार किया था। सांस्कृतिक विरासत के नाम पर जो झूठ पाठ्य पुस्तकों द्वारा रंगों में भरा जा रहा था, रगों में भरा जा रहा था, उसे वोल्गा से गंगा से छिन्न भिन्न कर दिया था। उन दिनों मैंने अपने एक मित्र को, जिसे भारतीय अतीत पर गौरव था, मानव समाज और वोल्गा से गंगा पढ़ने को दी थी। वह इन पुस्तकों को पढ़कर विचलित हो गया था। उसके भीतर वैचारिक खलबली मच गई थी, लेकिन संस्कारों की जकड़न से मुक्त होना उसके वश में नहीं था।
राहुल संकृत्यायन का नाम सुनते ही वह परेशान होने लगा था। बौद्ध धर्म की अनेक पुस्तकें मैंने राहुल जी के अनुवादों से पढ़ी थी। अंगुत्तर निकाय, मध्यज्म निकाय, संयुक्त निकाय, सत्पिटक, दीघ निकाय, बौद्ध दर्शन आदि राहुल जी की पुस्तकों ने मेरे भीतर एक नई चेतना पैदा की थी। भदंत आनंद कौशल्यायन से राहुल जी के संस्मरण सुनना अच्छा लगता था। मुझे हमेशा अफसोस रहा है कि मैं राहुल जी को देख नहीं पाया, लेकिन इनकी पुस्तकें मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितना जिंदा रहना दर्शन दिग्दर्शन, तिब्बत की यात्राएं, चीन यात्रा जैसी पुस्तकें विश्व को मेरे पास ले आई थी। एक ऐसी चेतना का संसार मेरे अंतस में कर रही थी जिसके लिए मैं भटकता रहा हूँ। राहुल संकृत्यायन जी के विषय में ऐसी जानकारियाँ भदंत आनंद कौशल्यायन जी के पास थीं जिसे अन्यत्र कहीं पढ़ा या जाना नहीं था। कविता, नाटक आदि के साथ साथ कहानी की ओर भी मेरा झुकाव बढ़ने लगा था। कहानी का पाठक तो प्रारंभ से ही था। 1978 और 79 के आसपास मैंने कहानी लिखना शुरू किया था। जंगल की रानी, आदिवासी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी मैंने सारिका को भेजी थी। उन दिनों अवध नारायण मुदगल सारिका के संपादक थे। रमेश बत्रा, सुरेश उनियाल आदि भी सारिका में ही थे। सुरेश उनियाल देहरादून से थे। सारिका से स्वीकृति पत्र आ गया था। सारिका उन दिनों साहित्यिक गतिविधियों की केंद्र पत्रिका थी। सारिका में छपने की लालसा प्रत्येक नए रचनाकार में होती थी। कहानी की स्वीकृति पाकर मैं उछल पड़ा था। स्वीकृति पत्र उस समय मेरे लिए मात्र कागज का एक टुकड़ा भर नहीं था, लेकिन कई बरस तक सारिका ने वह कहानी अटका कर रखी। इस बीच जब भी मैं छुट्टी आता, सारिका के दफ्तर जाकर कहानी की याद दिलाता। सुरेश उनियाल हर बार आश्वासन देते, लेकिन कहानी अंत तक छपी नहीं। सुभाष पंत और सुरेश उनियाल की अच्छी मित्रता थी। मैंने सुभाष पंत से कहा कि आप सुरेश उनियाल से कहें, लेकिन सुभाष पंत ने कहा या नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, एक नई प्रति भेजने के लिए सुभाष पंत ने मुझसे कहा। मैंने एक प्रति और भेज दी। 1990 में कहानी की वह दोनों प्रतियां एक टंकित पत्र के साथ वापस आ गई कि हम आपकी कहानी अभी तक छाप नहीं पाए हैं। हाँ, प्रतीक्षा का और हौसला हो तो वापस भेज दें। यानी पूरे 10 वर्ष तक प्रतीक्षा कराने के बाद और प्रतीक्षा, ये कैसा मजाक है। साहित्य के भीतर भी एक सत्ता है जो अंकुरित होते पौधे को कुचल देती है। सारिका बंद हुई। मुझ जैसे न जाने कितने रचनाकारों की हत्याएं की होंगी सारिका संपादक मंडल ने, जो विशेषांकों की बाढ़ में अपनी नाव तो बचा ही नहीं पाए। हम जैसों को क्या पार लगाते। साहित्यिक क्षेत्रों में यह कोई पहली घटना नहीं थी। फिर भी मुझे लगता रहा कि नए रचनाकारों को रोकना भी शायद संपादक और साहित्यकारों की कोई रणनीति है। आभार हंस का, जिसमें मेरी कहानियाँ छपीं। राजेंद्र यादव ने जिस स्नेह और प्यार के साथ मुझे छापा, मेरे लिए एक नया जन्म था।
वरना मारने वालों ने कमी नहीं की थी। देहरादून में हमारे विभाग का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसके लिए नाम मांगे गए थे। मैंने भी अपना नाम दे दिया था। अप्रैल 1985 में मेरे नाम की स्वीकृति आ गई थी, लेकिन महाप्रबंधक ने अभी तक उसे रोका हुआ था। संयुक्त महाप्रबंधक श्री गोयल से मेरे अच्छे संबंध थे। शायरी का उन्हें शौक था। उन्हीं के द्वारा मुझे सूचना मिली थी। उनकी सूचना के आधार पर मैं महाप्रबंधक श्री एस नटराजन जी से मिला। वह मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने जब अपने मन की बात उन्हें बताई तो वह मान गए थे। 22 जून 1985 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदरपुर से मेरा स्थानांतरण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के लिए हो गया था। मैं लगभग 13 वर्ष चंदरपुर में रहा था। चंदरपुर छोड़ते हुए लग रहा था जैसे मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत कुछ था मेरे पास जो चंदरपुर ने मुझे दिया था। मेरे अनुभवों की फहरिस्त में जो कुछ भी है वह सब चंदरपुर की ही देन है। चंदा भी चंदरपुर छोड़ना नहीं चाहती थी। वहाँ के जीवन में वह ऐसे रम गई थी कि उसे छोड़ना मुश्किल लग रहा था। शालिक सिंह सपकाले की पत्नी वंदना, उसके बेटे बेटियां जैसे हमारे ही बच्चे थे। मन्नी तो मुझे डैडी और चंदा को आई अर्थात माँ कहती थी। अपनी माँ को वह नाम से बुलाती थी। उन सबको छोड़ना चंदा के लिए मुश्किल था। उस रात हम सोए नहीं थे। वंदना और सालिक, मन्नी हमारे पास बैठे रहे। सुबह ही निकलना था। वह सुबह बेहद पीड़ादायक थी। जीटी एक्सप्रेस से हम देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। वह तमाम लोग पीछे छूट गए थे जिनके साथ रहकर सुख दुख बांटा था। आज भी महाराष्ट्र की माटी की गंध मेरे पौर पौर में बसी है। नाम का उत्तरार्ध, जिसे उपनाम का सरनेम कहा जाता है, मेरे नाम के साथ जुड़कर कई प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ है। अपनी जाति बोधकता के कारण जब ये स्थितियां अंतर संबंधों को प्रभावित करने लगती हैं तो इस नाम से छुटकारा पाने की सोचने लगता हूँ, लेकिन जीत उपनाम ही की हुई है। अभी तक तमाम हादसों के बाद भी मैं इसे नहीं छोड़ पाया हूँ, बल्कि यह और भी अधिक आत्मीय लगने लगा है। मराठी के चर्चित दलित कवि लोकनाथ यशवंत को मेरा वाल्मीकि सरनेम आकर्षक लगता है, और भी अनेक मित्र हैं जिन्हें मेरा सरनेम सार्थक लगता है। ओम प्रकाश एक घिसा पिटा सा नाम वाल्मीकि जुड़ने से ही पूर्ण हुआ है। कई लोगों का यह मानना है। पूर्ण हुआ या नहीं, हाँ, इस सरनेम के कारण मैंने कई खतरे उठाए हैं। सच पूछा जाए तो मेरे संघर्षों और सरोकारों का साथी बन गया है यह सरनेम। ओम प्रकाश पर यह वाल्मीकि कुछ भारी भी पड़ने लगा है। स्कूल कॉलेजों में सहपाठियों से लेकर अध्यापकों गुरुजनों ने इस सरनेम पर बहुत बार छींटा कसी की थी, मजाक भी बनाया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह साहसिक कदम लगता था। उनका तर्क था कि एक अछूत निम्न कही जाने वाली जाति का व्यक्ति अपने नाम के साथ अपनी जाति को सरनेम की तरह लगाए, वह भी श्रेष्ठता भाव के साथ, तो साहसिक हुआ ही। एक सज्जन ने इस तर्क की भी धज्जियां उड़ा दी थी। उसका कहना था, साहस की क्या बात है तो चूड़ा ही अच्छा है। जाति पूछने की
जहमत से बच गए। कुछ लोगों का भी कहना है कि यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम है। उस समय जब समाज में जाति के साथ मान अपमान जुड़ा हो, सरनेम जान लेने पर लोगों का व्यवहार बदल जाता है। ऐसा कहने वालों में ज़्यादातर मेरी ही जाति के पढ़े लिखे मेरे परिवारजन, नाते रिश्तेदार होते हैं। तथाकथित दलित साहित्यकार भी हैं। कई अधिकारी विद्वान अक्सर मुझसे फासला रखने का प्रयास करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खमरिया जबलपुर में तकनीकी प्रशिक्षण के दौरान 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होते ही मैंने एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा था, जिसे प्रशिक्षण प्रभारी श्री गुप्ता के सामने प्रस्तुत करना था। श्री गुप्ता मेरठ के पास किसी गांव के रहने वाले थे। वाल्मीकि सरनेम की वास्तविकता से वह अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने उलट पुलट कर मेरा आवेदन फॉर्म कई बार देखा, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। स्थायी पते में बरला मुजफ्फरनगर देखकर उनका आश्चर्य और क्षोभ एक साथ फूटे। अबे सोहरे यानी कि ससुरे यहाँ तक पहुँच गया। उनका इस प्रकार बोलना मुझे अनुचित लगा। मैंने प्रतिरोध किया तो वह और अधिक उत्तेजित होकर बिफरने लगे। तू मुझे बोलने की तमीज़ सिखाएगा? उनके इस व्यवहार से मेरा आक्रोश भी बाहर आ गया था। पास ही मेरा एक साथी खड़ा था और इस हादसे का साक्षी था। वह समझा बुझाकर मुझे गुप्ता के कक्ष से बाहर ले आया था। बाहर आने पर उसने कहा था, ट्रेनिंग में हो, ये तो चाहते हैं कि तुम उत्तेजना में कुछ उल्टा सीधा करो ताकि संस्थान से बाहर करने का अवसर इन्हें मिल जाए। इनकी चाल को समझो। यह घटना फांस की तरह सीने में गड़ गई थी। उस रोज़ प्रशिक्षण पूरा करके मैं प्रतियोगिता में चयनित होकर आगे के कोर्स के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान अंबरनाथ बम्बई में आ गया था, जहां मुझे 2 वर्ष का कोर्स पूरा करना था। यही कोर्स मेरी जीविका का साधन बना। यदि उस रोज़ गुप्ता से हाथापाई हो जाती, जिसकी पूरी संभावना बन गई थी, तो मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। कितना कुछ सहना पड़ा है यहाँ तक आते जाते। महाराष्ट्र प्रवास के दौरान ऐसे अनुभव हुए कि लोग वाल्मीकि सरनेम के कारण मुझे ब्राह्मण समझ बैठे थे। ऐसा ही भ्रम अंबरनाथ बम्बई में एक देश पांडे ने पाल लिया था। अक्सर अपने घर बुला लेते थे। घंटों बैठक जमती थी। कवि थे वे। एक रोज़ उनकी बातों से लगा कि वह मुझे ब्राह्मण समझ रहे हैं। मैंने उसी समय अपने सरनेम का भेद खोल दिया तो वह कुछ गुमसुम हो गए थे। अचानक हमारे बीच एक गहरी खाई बन गई थी। फिर हम कभी भी सहज नहीं हो पाए थे। बाहर के ही नहीं, मेरे अपने भी इस सरनेम से परेशान होने लगे थे। मेरे पिताजी अपवाद ज़रूर थे। अनपढ़ होते हुए भी उनकी सोच दूसरों से भिन्न थी। उनके मन में बेइंतहा ईमानदारी और आत्मनिष्ठा थी। वह स्वयं को सरभंग कहा करते थे, जिसका अर्थ मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। उनमें हीन भावना लेश मात्र भी नहीं थी। अक्खड़पन उनमें ज़रूर था, जो बोलने से लेकर चलने तक में झलकता था। उन्हें काफ़ी समय बाद पता चला था कि मैं अपने नाम के साथ वाल्मीकि लगाता हूँ। जब उन्हें पता चला तो बहुत खुश हुए थे। उनकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई थी, खुशी की, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। मेरी
पत्नी चंदा मेरे इस सरनेम को कभी आत्मसात नहीं कर पाई, ना इसे अपने नाम में जोड़ती है। मेरे निकम्मेपन की गिनतियों में यह सरनेम भी एक है, जिसका जिक्र यदा कदा वह कर देती है। अपने नाम के साथ वह वंश गोत्र खैरवाल जोड़ना ज़्यादा पसंद करती है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में हमारा एक थिएटर ग्रुप था, मेघदूत नाट्य संस्था, जिसे हमने लगभग 10 वर्ष चलाया था। तबादला होने तक उन दिनों हम दोनों पति पत्नी नाटकों में सक्रिय थे। कई नाटकों का मंचन साथ साथ किया था। आधे अधूरे, दुलारी बाई, हिमालय की छाया, सिंहासन खाली है आदि हमारे सफल नाटक थे। नाटकों की पब्लिसिटी में वह अपना नाम चंदा खेरवाल ही प्रचारित करती थी। मुझ पर भी लगातार दबाव डालती थी कि मैं भी अपने नाम के साथ खेरवाल ही लगाऊं। अक्सर मैं टालने की कोशिश करता तो वह ऐसे तर्क दे डालती थी कि मुझे हार मान लेनी पड़ती थी। एक बार तो मैंने तय भी कर लिया था कि इस रोज रोज की किचकिच से छुटकारा पाओ और अपना सरनेम बदल ही डालो। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर मैं अपने पुराने सरनेम पर दृढ़ हो गया था। आज भी घर परिवार में जब इस सरनेम पर चर्चा होती है तो मेरी पत्नी दृढ़ शब्दों में कहती है, यदि हमारा कोई बच्चा होता तो मैं इनका सरनेम ज़रूर बदलवा देती। उस वक्त मुझे लगता है जैसे पत्नी मकान या कपड़े बदलने की बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये वार्तालाप मुझे कोई दंश नहीं देते। मैं ऐसे क्षणों में विचलित हो उठता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, दिनेश मानव, जो आजकल रामपुर उत्तर प्रदेश में हैं। वे उन दिनों इलाहाबाद में थे, पत्रकारिता में सक्रिय थे। महोदिका नाम की पत्रिका भी उन्होंने शुरू की थी। एक ही अंक निकला था, बंद हो गई। उस अंक में मेरी एक कविता और एक लेख छपा था। लेखक की जगह सिर्फ ओम प्रकाश छपा था, यानी सरनेम गायब था। संपादक ने एक टिप्पणी छापी थी कि हम नाम के साथ जाति बोधक उपनाम नहीं छापेंगे। इस प्रकार वह जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। दलितों में जो पढ़ लिख गए हैं उनके सामने एक भयंकर संकट खड़ा हुआ है, पहचान का संकट, जिससे उबरने का वह तात्कालिक और सरल रास्ता ढूंढने लगे हैं। अपने वंश गोत्र को थोड़े ही संशोधन के साथ अपने नाम के साथ जोड़ने लगे हैं। जैसे चिनालिये से चंद्रिल या चंचल, सौदे से सौदाई या सौद लिखने लगे हैं। एक सज्जन ने पार्चा को पार्थ बना लिया है। मेरी माँ का वंशगोत्र कैसले है, जिसे कुछ लोग कैसवाल की तरह लिखने लगे हैं। यह उन्हें आसान लगता है। इन सबके पीछे पहचान की तड़प है, जो जातिवाद की घोर अमानवीयता के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप उपजी है। दलित पढ़ लिखकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सवर्ण उन्हें इस धारा से रोकता है, उनसे भेदभाव बरतता है, अपने से हीन मानता है। उसकी बुद्धिमत्ता, योग्यता, कार्यकुशलता पर संदेह व्यक्त किया जाता है। प्रताड़ित करने के तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। इस पीड़ा को वही जानता है जिसने इसकी विभीषिका के नस्तर अपनी त्वचा पर सहे हैं, जिसने जिस्म को सिर्फ बाहर से ही घायल नहीं किया है, अंदर से भी छिन्न भिन्न कर दिया है। अस्तित्व के इस
संकट काल में मुझे संकट काल में मुझ जैसा कोई जाति बोधक सरनेम के साथ आता है तो वे तमाम लोग चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई उनका भेद खोल रहा है, क्योंकि समस्या से पलायन उन्हें सहज और सरल लगता है, जबकि सच यह है कि बदलाव पलायन से नहीं, संघर्ष से, संवाद से आएगा। मोहनदास नेमिशराय, कवि, लेखक, पत्रकार, आर्य नगर, नई दिल्ली में रहते थे। उन दिनों जब भी मैं दिल्ली आता था उनके घर पर ही ठहरता था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में चंदा का इलाज चल रहा था। चंद्रपुर महाराष्ट्र से आना पड़ता था। मोहनदास नेमिशराय जी की पत्नी शकुंतला जी ने सगे संबंधियों से भी ज़्यादा मदद की थी। दफ्तर से छुट्टी लेकर हमारे साथ और अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काटे थे। आयुर्विज्ञान संस्थान के बरामदे में घंटों घुसे प्यासे खड़े रहकर अपना नंबर आने का इंतज़ार किया था। मोहनदास नेमिशराय जी अपने किसी संपादक मित्र से मिलाने ले गए थे। उनकी पत्रिका में कुछ समय तक नेमिशराय जी ने संपादकीय विभाग में काम किया था। पत्रिका का दफ्तर और संपादक का निवास एक ही साथ था। मकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए नेमिशराय जी ने कहा, आपका परिचय यदि सिर्फ ओम प्रकाश कहकर ही दिया जाए। मुझे अजीब सा झटका लगा था यह सुनकर। मैंने पूछा, क्यों? उन्हें मेरे विषय में ज़्यादा पता नहीं है। आदमी तो अच्छे हैं, मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं, फिर भी। नेमिशराय जी ने सफाई दी थी। मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था। एक बार तो मन में आया वापस लौट चलूं, लेकिन भागना तो समस्या का समाधान नहीं था। उनके पीछे पीछे चल दिया। जैन साहब सामने की कुर्सी पर बैठे थे। जब तक मोहनदास नेमिशराय विधिवत परिचय की औपचारिकता निभाते, मैंने स्वयं आगे बढ़कर जैन साहब को अपना परिचय दे दिया था। वे गर्मजोशी से मिले थे। उनकी बातों या व्यवहार से ऐसा कुछ नहीं लगा था कि उन पर मेरे सरनेम का कुप्रभाव पड़ा है। दलित आंदोलन से जुड़े रचनाकारों, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं को अपने अंतर्द्वंद्वों से लगातार जूझना पड़ रहा है। कितना भय छिपा हुआ है मन के अंधेरे कोने में, जो हमें सहज जीवन जीने ही नहीं देता। मेरी भतीजी सीमा बीए कर रही थी। कथाकार डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी हिंदी विभाग अध्यक्ष थी। एक दिन बातचीत के दौरान मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरी भतीजी आपकी स्टूडेंट है। अगले रोज कक्षा में जाते ही डॉक्टर चतुर्वेदी ने सीमा से पूछ लिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जानती हो? सीमा ने कक्षा में एक नज़र डाली और इनकार कर दिया। उसी दिन शाम को सीमा ने पूरा किस्सा सुनाते हुए अपनी सफाई दे डाली थी। सभी के सामने अगर मान लेती कि आप मेरे चाचा हैं तो सहपाठी को मालूम हो जाता कि मैं वाल्मीकि हूँ। आप फेस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। गले में जाति का ढोल बांधकर घूमना कहाँ की बुद्धिमानी है। सीमा के तर्क समूची व्यवस्था की विद्रूप तस्वीर बनकर सामने खड़े थे। सीमा और चंदा दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया मेरे सरनेम के खिलाफ। चंद्रपुर महाराष्ट्र से स्थानांतरित होकर जब देहरादून आया तो मकान की समस्या मुंह बाए सामने खड़ी थी। महीना भर भटकने के बाद डॉक्टर सिंधवानी का मकान मिला था। करनपुर में 2 छोटे छोटे कमरों में पूरी गृहस्थी को समेटना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि देहरादून में मकानों की कमी थी या मैं किराया देने की स्थिति में नहीं था। बस मकान मालिक मेरे नाम का उत्तरार्ध सुनते ही हाय बाय करने लगते थे या फिर
कोई बहाना गढ़कर इनकार कर देते थे। डॉक्टर सिंधवानी के मकान से आगे मोड़ पर भोला राम खड़े रहते थे। उनकी पत्नी रामेश्वरी मेरी पूर्व परिचित थी। थे तो वह भी वाल्मीकि ही, लेकिन खरे सरनेम लगा रखा था। यह मकान उनके ही माध्यम से मिला था। उनकी बेटी मंजू बैंक में नौकरी करती थी। अक्सर शाम को या छुट्टी के दिन मंजू चंदा के पास आ जाती थी। दोनों के बीच ननद भाभी का रिश्ता बन गया था। इस रिश्ते की चपेट में मुझे भी आना पड़ गया था। मंजू मेरी मुंह बोली बहन बन गई थी। इसी बीच मंजू का रिश्ता तय हो गया था। शादी विवाह का पूरा इंतजाम मेरे ही हाथ से हुआ था। बड़े भाई की जिम्मेदारी मैंने निभाने का पूरा प्रयास किया था। दफ्तर से छुट्टी लेकर घर बाहर के तमाम कार्य पूरे किए थे। चंदा ने घर के भीतर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। सभी कार्य सुचारू ढंग से पूरे हुए थे। जिस रोज मंजू की शादी का कार्ड छपकर आया था, एक हादसा हो गया था। दर्शनाभिलाषियों की सूची में घर परिवार के सभी लोगों के नाम छपे थे, सिर्फ मेरा नाम गायब था। मैंने इस बात को सहज ढंग से लेकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरी पत्नी को यह बात परेशान कर रही थी। उसने मंजू से पूछ ही लिया था कि कार्ड पर इनका नाम कैसे छूट गया। मंजू ने बहानेबाजी करके बात को टालने की कोशिश की थी, लेकिन चंदा ने जिद्दी स्वभाव पाया है, वह अड़ गई। मंजू से सच्चाई उगलवाकर ही दम लिया था। भाभी, यहाँ कोई नहीं जानता कि हम वाल्मीकि हैं। सभी को यही पता है, खरे हैं। भैया का नाम छपते ही भेद खुल सकता था। मंजू उर्वासी हो गई थी। चंदा को एक और अवसर मिल गया था मेरे सरनेम के खिलाफ मोर्चाबंदी करने का। ऐसा ही हादसा एक और रिश्तेदारी में हुआ था। चंदा की भतीजी की शादी के कार्ड पर भी सभी के नाम थे। मुझे उसमें भी छोड़ दिया गया था। इन सब का अर्थ यह कतई नहीं है कि इन सब के संबंध मुझसे खराब हैं। वे सब मेरे आत्मीय हैं। मेरे सरनेम से उनकी पहचान के खुल जाने का डर बना रहता है। इस सरनेम के कारण जो दंश मुझे मिले हैं, उनको बयान करना कठिन है। परायों की बात तो छोड़िए, अपनों ने जो पीड़ा दी है वह अकथनीय है। परायों से लड़ना जितना आसान है, अपनों से लड़ना उतना ही दुष्कर। डॉक्टर सुखबीर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में रीडर थे। हिंदी के विद्वान, समीक्षक, कवि, लेखक। वह भी मेरे सरनेम से दुखी थे। उनके निवास विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली पर एक रात रुकने का अवसर मिला था। पराग प्रकाशन के श्री कृष्ण जी से काली रेत उपन्यास के प्रकाशन के संबंध में बात करनी थी। डॉक्टर सुखबीर सिंह जी के साथ ही मैं पराग प्रकाशन गया था। श्री कृष्ण जी उपन्यास छापने को तैयार हो गए थे। यह अलग बात है कि वह उपन्यास आज तक नहीं छपा है। उस रात डॉक्टर सुखबीर सिंह से एक लंबी चर्चा हुई थी वाल्मीकि सरनेम को लेकर। उस रात उन्होंने मेरे नाम से वाल्मीकि हटाकर खेरवाल चस्पा कर दिया था। उनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक सूर्यांश पर मैंने समीक्षा लिखी थी, जिसे लेकर वह आजकल मैं स्वयं गए थे। संपादक मंडल के एक सदस्य ने ओम प्रकाश के साथ खेरवाल लगा देखकर जब आश्चर्य व्यक्त किया, तो डॉक्टर सुखबीर सिंह ने कहा था, नहीं, अब से हम उन्हें वाल्मीकि नहीं, खेरवाल ही कहेंगे। वाल्मीकि को अपने हाथ से काटकर उन्होंने खेरवाल लिखा था। आजकल में यह समीक्षा ओम प्रकाश खेरवाल के नाम से ही छपी थी।
डॉक्टर सुखबीर सिंह को भी अपनी पहचान के खुल जाने का भय था, इसीलिए वह सरनेम को अपनी से दूर रखना चाहते थे। यही समस्या हरकिशन संतोषी जी की भी थी, संतोषी जी की भी है। कई बार वे इस सरनेम पर कटाक्ष कर चुके थे। हरकिशन संतोषी जी के एक मित्र हैं सरदार ज्ञान सिंह, जो मेरठ के पास खेकड़ा गांव के रहने वाले हैं। वह कुछ मेरे दलित लेखन के द्वारा ही जानते हैं, मेरी कविताओं कहानियों से प्रभावित हुए हैं। अक्सर लंबे लंबे पत्र लिखते हैं, जहाँ एक और मेरी रचनाओं पर उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ होती हैं, वहीं वे मुझे यह भी समझाने का उपदेश देने की कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा मूर्ख हूँ। वाल्मीकि सरनेम के कारण वह मुझे एक अशिक्षित व्यक्ति से भी गया गुजरा मानते हैं। उनकी मान्यता है कि मैं जानबूझकर ब्राह्मणवादी दलदल में फंसा हूँ। मुझे वाल्मीकि सरनेम छोड़ देना चाहिए। अक्सर हरकिशन संतोषी जी और उनकी पत्नी का उदाहरण देकर समझाते हैं। सफाई संगठनों के कर्मचारियों के निमंत्रण पत्र बहुतायत में आते हैं मेरे पास, जिनमें सभाओं, बैठकों, अधिवेशनों का जिक्र होता है। एक बार मैंने हरकिशन संतोषी जी से इस बात का जिक्र किया तो वह मुस्कुराकर बोले, वाल्मीकि सरनेम लिखोगे तो ऐसा ही होगा, सफाई कर्मचारी ही समझे जाओगे। मेरी रचनाओं पर जो पाठकों के पत्र आते हैं, उनमें कुछ पत्र वाल्मीकि युवाओं के भी होते हैं, जो अपने नाम के साथ वाल्मीकि सरनेम जोड़ना चाहते हैं। नवोदित कवि महेंद्र बेनीवाल ने भी वाल्मीकि सरनेम अपने नाम के साथ लगाने की इच्छा जाहिर की थी। एक लंबा पत्र व्यवहार चला था, कुछ दिन लिखा भी, लेकिन बाद में बेनीवाल लगा लिया। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में मुझे बौद्ध साहित्य एवं दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझसे पहले 2 दिन विद्वान बोल चुके थे। जैसे ही मैं बोलने के लिए माइक पर आया, एक श्रोता ने टोक दिया, वाल्मीकि बौद्ध दर्शन और साहित्य पर बोलेगा, शर्म नहीं आती। उसकी टिप्पणी पर पूरा वातावरण बिगड़ गया था। आयोजकों ने उसे रोकने की कोशिश की थी। मेरी बात और तर्क सुनने के लिए वह तैयार नहीं था। मैंने हिंदू समाज में फैली जाति भावना पर बोलना शुरू किया तो वह कुछ शांत हुआ। मुझे लगा कि समस्या गहरी है और उसके समाधान मात्र बाहरी आंतरिक विसंगतियों पर संवादहीनता है। उस घटना पर आयोजक दुखी और छिन्न हुए थे, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसने कुछ और अधिक शक्ति दी थी। डॉक्टर धर्मवीर से एक मुलाकात के दौरान इस सरनेम से उपजी तृष्णा पर बातचीत हुई थी। उनका कहना था, इसे हटाइए मत, यह आपकी पहचान बन गया है। चंडीगढ़ में 5 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमालय और उत्तर प्रदेश के दलित साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ था। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन के अंतिम सत्र में मुझे अपना वक्तव्य देना था। मेरे बाद दलीप सिंह एडवोकेट हिमालय का वक्तव्य हुआ था। वह भूतपूर्व विधायक हैं, अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने मेरे सरनेम पर एक उत्साहवर्धक टिप्पणी की थी। साथ ही मेरी कविताओं और कहानियों पर भी समीक्षात्मक चर्चा की थी। चर्चा में कुछ ऐसे मुद्दे पर
मुद्दे उठ गए थे कि अंतिम सत्र उत्तेजक वातावरण में समाप्त हुआ था। वाल्मीकि सरनेम ने यहाँ भी अपना असर दिखाया था। सभी साहित्यकार किसान भवन में ही ठहरे थे। मैं अपने मित्र राम सिंह जी के निवास सेक्टर 47 में रुका था। उनकी पत्नी इंदु जी साहित्यिक अभिरुचि संपन्न है। पुस्तकों के अध्ययन मनन का उन्हें शौक है। सत्र में हुई चर्चा का जिक्र मैंने उनसे किया था। वैसे तो वह कभी खुलकर नहीं कह सकी, लेकिन उस रोज़ उन्होंने दबे स्वर में कहा था, वाल्मीकि सरनेम कुछ ठीक नहीं लगता। उस समय इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं कर सके थे, न वैसी कोई गुंजाइश थी। अगले रोज़ वह लोग मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आए थे, सेक्टर 47 में, जहाँ बसें रुकती हैं। बेंचों पर ड्राइवर और कंडक्टर बैठे रहते हैं। जिस समय हम वहां पहुंचे, वे ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे थे। ज़्यादातर ड्राइवर सिख थे। एक ड्राइवर ने बहस का समापन करते हुए, कुछ भी कहो, चाहे जिन्ना बड़ा अफसर बन जावे, उस दी जात नी बदल सकदी, चूड़ा है तो रहेगा चूड़ा ही। इस वातावरण को सुनकर इंदु जी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में जैसे प्रश्न था। अब कहो लेखक जी, इसके बाद भी आपको सरनेम का कोई औचित्यपूर्ण तर्क है? कुछ देर की खामोशी के बाद इंदु जी ने कहा था, आपका यह सरनेम किसी दिन आपकी प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का पहुंचाएगा। उसी क्षण पास खड़ी उनकी बेटी सोनिया बोल पड़ी, अंकल जी, मैंने अपने नाम के साथ वाल्मीकि लिखूंगी। उनका बेटा साहिल इस चर्चा को समझ नहीं पा रहा था।